नमस्ते, मैं चंद्रशेखर आप सभी को मैं अपने चैनल डिलीजेंट एकेडमी में स्वागत करता हूं। हम लोग बिहार एसएससी के लिए एक मैथ का सीरीज स्टार्ट किए थे, जिसमें हम लोग प्रत्येक दिन बिहार एसएससी में आए हुए मैथ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और उस पर आधारित मैथ का क्वेश्चन कर रहे हैं। चलिए आज उस सीरीज में हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूले, ताकि आपको सबसे पहले लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है, किसी वस्तु को बेचकर हरि को 8% की हानि होती है। यदि वह उस वस्तु को 300 रुपए अधिक में बेचता तो उसे 4% का लाभ प्राप्त होता। उस वस्तु का क्रयमूल्य ज्ञात करें। हमें क्या निकालना है? उस वस्तु का क्रयमूल्य निकालना है। तो देखिए हम उस वस्तु का क्रयमूल्य कुछ मान लेते हैं। देखिए हमने मान लिया कि उस वस्तु का क्रयमूल्य जो है वो 100 यूनिट है। हमने मान लिया कि उस वस्तु का क्रयमूल्य 100 यूनिट है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हरि को उस वस्तु को बेच के 8% का हानि हो रहा है। हरि को उस वस्तु को बेच के 8% का हानि हो रहा है। हरि को जो है उस वस्तु को बेच के 8% का हानि हो रहा है। तो देखिए इस 100 का अगर हम 8% निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। यानी पहले जो है एसपी कितना होगा? एसपी कितना होगा? 92 यूनिट होगा। अब देखिए हमें क्वेश्चन में दिया कि उस वस्तु को 300 रुपए अधिक में बेचा जाता तो हरि को 4% का लाभ होता। हरि को जो है 4% का लाभ होता। 4% का लाभ होता। तो देखिए 100 का 4% कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। यानी अब एसपी कितना हो जाएगा? अब एसपी हो जाएगा 104 यूनिट। देखिए पहले एसपी कितना था? 92 यूनिट था और अब एसपी कितना हो गया? 104 यूनिट। यानी एसपी जो है कितना से बढ़ गया? हम इस 104 में से 92 माइनस करेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा? 12 यूनिट हो जाएगा। यानी एसपी जो है पहले की अपेक्षा 12 यूनिट से बढ़ गया। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या दिया कि हम एसपी को कितना से बढ़ा रहे हैं? 300 रुपए से। यानी इस 12 यूनिट का वैल्यू हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? 300 रुपया दिया हुआ है। तो देखिए हम यहां से सीपी निकाल सकते हैं। सीपी हमारा क्या है? 100 यूनिट। तो देखिए 12 यूनिट का वैल्यू पता चल गया, तो हम यहां से 100 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। हम यहां से सबसे पहले 4 यूनिट का वैल्यू निकाल लेते हैं। देखिए इस 12 में अगर हम 3 से भाग देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। हमने इस साइड अगर 3 से भाग दिया तो हम इस साइड भी 3 से भाग देंगे। इस साइड 3 से भाग देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 100 रुपया। देखिए 4 यूनिट का वैल्यू क्या निकल के आ गया? 100 रुपया निकल के आ गया। तो हम यहाँ से 100 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए इस 4 को हमें 100 बनाना है तो हम 25 से गुना करेंगे। हमने इस साइड अगर 25 से गुना किया तो हम इस साइड भी 25 से गुना करेंगे। इस साइड 25 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 2500 रुपया। यानी उस वस्तु का सीपी क्या निकल के आ गया? 2500 रुपया निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है, प्रतिदिन 10 घंटे कार्य करते हुए ए किसी कार्य को 2 दिन में पूरा कर सकता है और बी उसी कार्य के 5 गुना कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है। यदि वे दोनों एक साथ कार्य करते हैं तो एक दिन के अतिरिक्त उन्हें कार्य को पूरा करने के लिए कितने घंटे कार्य करना होगा? तो देखिए हम इस क्वेश्चन को एमडीएच फॉर्मूला से सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। हमें क्वेश्चन में दिया कि प्रतिदिन 10 घंटा कार्य करते हुए ए जो है किसी काम को 2 दिन में कर रहा है और उस काम के 5 गुना काम को बी जो है 15 दिन में कर रहा है। यानी बी भी प्रतिदिन 10 घंटा काम कर रहा है। देखिए हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, कि ए जो है 10 घंटा प्रतिदिन काम करते हुए एक काम को 2 दिन में पूरा कर रहा है। और हमें क्वेश्चन में आगे दिया हुआ है कि बी जो है 10 घंटा प्रतिदिन काम करते हुए उस काम के 5 गुने काम को कितना दिन में कर रहा है? 15 दिन में कर रहा है। तो देखिए हम इस इक्वेशन से ए और बी के एफिशिएंसी का हम रेशियो निकाल सकते हैं। देखिए हम यहां से 10 से 10 काट सकते हैं। 5 से 15 कितने बार में जाएगा? 3 बार में। यहां से हमारा ए बटा बी क्या निकल के आ जाएगा? ए बटा बी निकल के आ जाएगा 3/2 निकल के आ जाएगा। यानी ए का एफिशिएंसी 3 यूनिट होगा तो बी का एफिशिएंसी कितना होगा? 2 यूनिट। यानी ए जो है 1 घंटा में अगर 3 यूनिट काम कर रहा होगा तो बी जो है 1 घंटा में कितना काम कर रहा होगा? 2 यूनिट। तो देखिए या तो हम यहाँ ए का वैल्यू पुट कर ले या हम यहाँ बी का वैल्यू पुट कर ले, तो यहाँ से हमारा टोटल वर्क निकल के आ जाएगा। तो देखिए हम यहाँ ए का वैल्यू पुट कर लेते हैं। ए का वैल्यू क्या है? 3 यूनिट। यानी हम यहाँ 3 यूनिट पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 3 गुने 10 गुने 2। यानी यहाँ से हमारा टोटल वर्क क्या निकल के आ जाएगा? टोटल वर्क निकल के आ जाएगा 60 यूनिट। अब देखिए इस 60 यूनिट काम को दोनों एक साथ मिलकर करेंगे। यानी ए प्लस बी अगर दोनों एक साथ मिलकर करेंगे तो ए जो है 1 घंटा में 3 यूनिट काम करेगा तो बी जो है 1 घंटा में कितना काम करेगा? 2 यूनिट। यानी दोनों मिलके 1 घंटा में 5 यूनिट काम कर सकते हैं। तो देखिए हम यहां से समय निकाल सकते हैं कि कितना समय लगेगा 60 यूनिट काम करने में। दोनों अगर साथ में मिलकर करेंगे तो 60 यूनिट काम करवाना है और 1 घंटा में 5 यूनिट काम करें, यानी कितना समय लग जाएगा? 12 घंटा का समय लग जाएगा। और प्रतिदिन 10 घंटा ही काम हो रहा है। यानी एक दिन के अतिरिक्त उन्हें कितना काम करना पड़ेगा? इस 12 घंटा में से हम 10 घंटा माइनस करेंगे। यानी यहां से हमारा आंसर क्या निकल के आ जाएगा? 2 घंटा। यानी एक दिन के अतिरिक्त उन्हें 2 घंटा और काम करना पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए एक हमारा बोर्ड मास के ऊपर आधारित सिंप्लीफिकेशन दिया हुआ है। हम इस सिंप्लीफिकेशन को सॉल्व करते हैं। देखिए हमें क्या दिया हुआ है? हमें दिया हुआ है
8 भागे 4 ऑफ 2। तो देखिए हम भाग से पहले ऑफ का काम करते हैं, यानी यहां से हमारा हो जाएगा 8 भागे, हम 4 में 2 से गुना करेंगे, ये क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, माइनस 15 भागे 2 ऑफ क्या है 5 है, यानी हम भाग से पहले ऑफ का काम करेंगे, यहां से हमारा हो जाएगा 15 भागे, ये हो जाएगा 2 गुने 5 क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, माइनस ये हमारा क्या है 6 भागे 5 गुने, ये ब्रैकेट के अंदर क्या है -7 + 5, यानी ये हमारा हो जाएगा -2 ऑफ हमारा क्या है 2 है, यहां से हमारा हो जाएगा 8/8 माइनस ये हो जाएगा 15/10, ये हमारा हो जाएगा -6/5, माइनस हमारा क्या हो जाएगा माइनस गुने हमारा प्लस का 2 हमारा क्या हो जाएगा -2 प्लस का 2 हमारा क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा, यहां से हमारा हो जाएगा 8 से हमारा 8 कट जाएगा, हम इसे 5 से काटेंगे तो 3 बार में जाएगा, ये 5 से 2 बार में जाएगा, यहां से हो जाएगा 1 माइनस 3/2, यहां से माइनस माइनस हमारा क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 24/5 हो जाएगा, यहां से हम एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, यहां से हो जाएगा 10 माइनस 15 प्लस हमारा क्या हो जाएगा 48 हो जाएगा। देखिए हम यहां से इसे ऐड करेंगे, 48 और 10 क्या हो जाएगा 58 में से 15 माइनस करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 43 बटा क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, हम इसे लिख सकते हैं 4.3, यानी हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, हमारा आंसर निकल के आ गया 4.3 निकल के आ गया, हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 4.3 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है किसी कक्षा में निश्चित संख्या में छात्रों का औसत वजन 55.5 केजी है, यदि 60 केजी औसत वजन वाले 4 छात्र कक्षा में शामिल होते हैं तो कक्षा में सभी छात्रों का औसत वजन 360 ग्राम बढ़ जाता है। शुरुआत में कक्षा में छात्रों की संख्या ज्ञात करें। हमें क्या निकालना है, शुरुआत में कक्षा में छात्रों की संख्या निकालना है। तो देखिए हम शुरुआत में कक्षा में छात्रों की संख्या कुछ मान लेते हैं। देखिए हमने मान लिया कि शुरुआत में n छात्र थे जिनका हमें औसत वजन क्या दिया है 55.5 केजी दिया हुआ है, और हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया कि 4 नए छात्र जिनका हमें औसत वजन क्या दिया हुआ है, 4 नए छात्र जिनका हमें औसत वजन 60 केजी दिया हुआ है। तो देखिए 55.5 केजी से ये जो 60 केजी है कितना ज्यादा है, ये कितना ज्यादा है 4.5 केजी ज्यादा है, और यहां छात्रों का संख्या क्या है 4 है, यानी इतने केजी के कारण सभी छात्रों के औसत वजन में 360 ग्राम की वृद्धि हो रही है। यानी हम इस वजन में अगर 360 ग्राम से भाग दे देंगे तो सभी छात्रों का संख्या निकल के आ जाएगा। देखिए हम यहां गुना करेंगे तो यहां से हमारा क्या हो जाएगा, यहां से हो जाएगा 18 केजी, यहां से क्या हो जाएगा 18 केजी। हम इसे ग्राम में चेंज करने के लिए इस 18 में हम 1000 से गुना करेंगे तो ये हमारा ग्राम में चेंज हो जाएगा, और हम इस वजन में अगर 360 ग्राम से भाग देंगे, 360 ग्राम से अगर हम भाग देंगे तो सभी छात्रों का संख्या निकल के आ जाएगा। देखिए यहां से हमारा 10 से 10 कट जाएगा, 18 से 36 2 बार में जाएगा, 2 से 100 कितने बार में जाएगा 50 बार में, यानी सभी छात्रों का संख्या क्या निकल के आ गया 50 निकल के आ गया। और हमसे पूछ रहा है कि शुरुआत में कितने छात्र थे, यानी हम इस 50 में से अगर 4 माइनस कर दे, 50 में से 4 माइनस कर दें तो शुरुआत में छात्रों का संख्या निकल के आ जाएगा। 50 में से 4 माइनस करेंगे ये हमारा क्या हो जाएगा 46 हो जाएगा, यानी शुरुआत में छात्रों का संख्या क्या होगा 46 होगा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है कोई नाव 30 किलोमीटर की दूरी धारा के विपरीत दिशा में 3 घंटे में तथा धारा की दिशा में 1 घंटे में तय करती है। शांत जल में यह नाव 60 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय करेगी। हमें क्या निकालना है कि 60 किलोमीटर की दूरी शांत जल में नाव जो है कितना समय में तय करेगी। तो हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, शांत जल में नाव की चाल निकालना पड़ेगा। अब देखिए हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 30 किलोमीटर की दूरी धारा के विपरीत दिशा में 3 घंटा में नाव तय कर रही है और धारा की दिशा में 1 घंटा में तय कर रही है। तो देखिए जब नाव धारा के विपरीत दिशा में जाती है तो उस केस में क्या होता है, नाव का स्पीड और धारा का स्पीड माइनस होता है, और जब नाव धारा की दिशा में जाती है तो उस केस में क्या होता है, नाव का स्पीड और धारा का स्पीड ऐड होता है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में दिया है कि धारा की दिशा में 30 किलोमीटर की दूरी, धारा की दिशा में 30 किलोमीटर की दूरी 1 घंटा में तय करिए, तो हम यहां से धारा की दिशा का स्पीड निकाल सकते हैं, और धारा के विपरीत दिशा में 30 किलोमीटर की दूरी 3 घंटा में तय करिए, तो हम यहां से धारा के विपरीत दिशा में स्पीड निकाल सकते हैं। तो देखिए हमने मान लिया कि शांत जल में नाव की जो चाल है वो x किलोमीटर पर घंटा है और धारा की जो चाल है y किलोमीटर पर घंटा है। तो जब धारा की दिशा में जाएगी तो वहां क्या हो जाएगा, नाव का स्पीड और धारा का स्पीड ऐड हो जाएगा। और हमें क्वेश्चन में दिया हुआ कि धारा की दिशा में 30 किलोमीटर जाने में कितना समय लग रहा है, 1 घंटा का समय लग रहा है, यानी यहां से हमारा धारा की दिशा का स्पीड क्या हो जाएगा 30 किलोमीटर पर घंटा हो जाएगा।
और हमें क्वेश्चन में दिया हुआ कि धारा के विपरीत दिशा में, यानी धारा के विपरीत दिशा में जब नाव जाएगी तो वहां क्या हो जाएगा, नाव का स्पीड और धारा का स्पीड माइनस हो जाएगा। तो धारा के विपरीत दिशा में 30 किलोमीटर जाने में कितना समय लग रहा है, 3 घंटा का समय लग रहा है। तो हम यहाँ से स्पीड निकाल सकते हैं, स्पीड हमारा क्या हो जाएगा, 10 किलोमीटर पर घंटा हो जाएगा। अब देखिए हमें क्या निकालना, शांत जल में नाव की चाल, और शांत जल में हमने नाव की चाल क्या मान के रखा है, x किलोमीटर पर घंटा, यानी हमें x का वैल्यू निकालना है। अब देखिए x प्लस वाई का वैल्यू क्या है, 30 किलोमीटर पर घंटा, और x माइनस वाई का वैल्यू क्या है, 10 किलोमीटर पर घंटा। तो हम यहाँ से x का वैल्यू निकाल सकते हैं। हम इन दोनों इक्वेशन को अगर ऐड कर दें तो यहाँ से हमारा y से y कट जाएगा, यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 40 किलोमीटर पर घंटा। यहाँ से हमारा x क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारा x हो जाएगा 20 किलोमीटर पर घंटा। यानी शांत जल में नाव की चाल क्या होगी, 20 किलोमीटर पर घंटा। और हमसे पूछ रहा है कि शांत जल में 60 किलोमीटर जाने में, 60 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा। शांत जल में स्पीड क्या है नाव का, 20 किलोमीटर पर घंटा। यानी यहां से हमारा समय क्या निकल के आ जाएगा, समय निकल के आ जाएगा 3 घंटा। 20 से 60 कितने बार में आ जाएगा, 3 बार में। यहां से हमारा समय क्या निकल के आ गया, 3 घंटा निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन ये दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है। यदि पहली संख्या से 5 घटाया जाता है और दूसरी संख्या से 6 जोड़ा जाता है तो अनुपात 5:12 हो जाएगा। जब प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ा जाएगा तो अनुपात कितना होगा। तो हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, दोनों संख्या निकालना पड़ेगा। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है दोनों संख्या का रेशियो दिया हुआ है। देखिए हमें रेशियो क्या दिया हुआ है, 2:3 दिया हुआ है, और ये रेशियो 5:12 हो जा रहा है। ये रेशियो 5:12 हो जा रहा है। ये रेशियो 5:12 कब हो रहा है, जब हम पहली संख्या से 5 घटा रहे हैं, जब हम पहली संख्या से 5 घटा रहे हैं और दूसरी संख्या में हम 6 जोड़ रहे हैं, तो ये रेशियो हमारा क्या हो रहा है, 5:12 हो रहा है। तो देखिए हम यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट लगा के हम यहाँ दोनों संख्या निकाल सकते हैं। देखिए हम उसके लिए क्या करते हैं, हम इसमें इससे गुना करते हैं, इसमें इससे गुना करते हैं और इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं। उसके बाद हम इससे इसमें गुना करते हैं और इससे इसमें गुना करते हैं और इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं, और दोनों डिफरेंस हमारा आपस में क्या निकल के आता है, बराबर निकल के आता है। यानी हम यहाँ अगर गुना करेंगे 5 से, अगर हम 3 में गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। और हम यहाँ 2 से 12 में गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। यहाँ डिफरेंस हमारा क्या हो जाएगा, 24 में से 15 माइनस करेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब देखिए हम यहाँ गुना करेंगे 12 से, अगर -5 में गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, -60 हो जाएगा। और हम यहाँ 5 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अब देखिए हम यहाँ डिफरेंस लेंगे, हम डिफरेंस लेते हैं तो बड़े में से छोटे को माइनस करते हैं, यानी प्लस का 30 और माइनस का 60। माइनस का 60 जो है प्लस के 30 से हमारा छोटा है, यानी हम इस प्लस के 30 में से माइनस करेंगे माइनस का 60, तो ये हमारा डिफरेंस क्या हो जाएगा, डिफरेंस हो जाएगा 90। अब देखिए यहां से हमारा क्या निकल के आ गया, ये 9 यूनिट किसके बराबर है, 90 के बराबर है। तो हम यहां से 1 यूनिट निकाल सकते हैं। 1 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, 10 के बराबर हो जाएगा। अब देखिए 1 यूनिट का वैल्यू पता चल गया तो हम यहां से दोनों संख्या निकाल सकते हैं। यानी 2 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 20, और इस 3 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 30। देखिए दोनों संख्या निकल के आ गया, पहली संख्या हमारी 20 होगी और दूसरी संख्या क्या होगी, 30 होगी। अब देखिए हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है कि दोनों संख्या में अगर 8 जोड़ दिया जाए तो हमारा अनुपात क्या होगा। तो देखिए यहां से हमारा अनुपात क्या हो जाएगा, पहली संख्या 20 है और हम इसमें 8 ऐड करेंगे, और दूसरी संख्या हमारी 30 है, हम इसमें भी 8 ऐड करेंगे, तो यहां से हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 28, और ये हमारा क्या हो जाएगा, 38 हो जाएगा। हम इसे अगर 2 से काट ले तो ये 2 से कितने बार में जाएगा, 14 बार में, और ये 2 से कितने बार में जाएगा, 19 बार में। यानी यहां से हमारा रेशियो क्या निकल के आ गया, 14:19 निकल के आ गया। हमारा रेशियो क्या निकल के आ गया, 14:19 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है किसी ऋण को 2 वार्षिक किस्तों में वापस करना है। यदि ब्याज दर प्रति वर्ष 10% है, जिसकी गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर होती है, और प्रत्येक किस्त 6,534 रुपए है, तो लगाया गया ब्याज ज्ञात करें। हमें क्या निकालना, ब्याज निकालना है। तो हम सबसे पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं। देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें क्या दिया, 10%। हम इसे फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा। यानी 10 रुपया पे 1 रुपये का ब्याज लगेगा। अब देखिए अगर 1 वर्ष के अंत ही वापस करना होता, कर्ज को अगर 1 वर्ष के अंत ही वापस करना होता तो 10 रुपया कर्ज लिया होता तो 11 रुपया वापस करना होता। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या दिया कि 2 वार्षिक किस्तों में वापस कर रहे हैं, यानी 2 वर्ष का हमें समय दिया है। तो हम इसका स्क्वायर करेंगे, हम इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 10 का स्क्वायर, ये हमारा क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। और हमें 11 का स्क्वायर करेंगे, 11 का स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 121 हो जाएगा।
अब देखिए पहला किस्त अगर 11 का दे रहा है तो दूसरा किस्त कितना का दे रहा है, 121 यूनिट का दे रहा है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में दिया कि दोनों किस्त जो है बराबर है, तो हम इस 11 को भी 121 बनाएंगे, तो इसके लिए हम 11 से गुना करेंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 121 हो जाएगा, ये हमारा 121 हो जाएगा। हम इस साइड अगर 11 से गुना करें तो हमें इस साइड भी 11 से गुना करना पड़ेगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 110। अब देखिए टोटल हमारा प्रिंसिपल कितना होगा, जो कर्ज लिया गया है वो राशि टोटल कितना होगा, हम इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 210 यूनिट, 210 यूनिट। और टोटल हमारा अमाउंट कितना हो गया, हम इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 242 यूनिट। यानी वह कर्ज लिया होगा 210 यूनिट, तो वापस कितना कर रहा है, 242 यूनिट वापस कर रहा है। यानी यहां ब्याज के रूप में कितना वापस कर रहा है, यहां जो है सीआई के रूप में कितना वापस कर रहा है, हम इसमें से माइनस करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 32 यूनिट। अब देखिए हमें इस 32 यूनिट का वैल्यू निकालना है, और हमें क्वेश्चन में प्रत्येक किस्त का हमें मूल्य दिया हुआ है। यानी इस 121 यूनिट का हमें क्वेश्चन में वैल्यू क्या दिया हुआ है, इस 121 यूनिट का वैल्यू हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 6534 रुपया। तो देखिए हम यहां से 1 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं, हम इसे 11 से काट लेते हैं। देखिए हम इसे 11 से काटेंगे तो 11 से 11 बार में जाएगा, और ये 11 से कितने बार में जाएगा, 11 से 5 बार में, हाथ में आ जाएगा हमारा 10, ये हो जाएगा 103, 11 से 9 बार में जाएगा, हाथ में 4 बार में चला जाएगा। हम इसे फिर 11 से अगर काटेंगे तो यहां से हमारा 1 यूनिट का वैल्यू निकल के आ जाएगा। 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, हम इसे 11 से काटेंगे तो ये 11 से 5 बार में जाएगा, हाथ में 44 4 बार में, यानी 1 यूनिट का वैल्यू हमारा क्या निकल के आ गया, 54 रुपया निकल के आ गया। तो हमसे पूछ के आ रहा है ब्याज, यानी ब्याज कितना है, 32 यूनिट। हमें इस 32 यूनिट का वैल्यू निकालना है, तो हम इस 54 में 32 से गुना करेंगे तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। तो देखिए हम इसमें 32 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 32 चौका क्या हो जाएगा, 32 चौका 128 के 8, हाथ में 12, 32 पचे क्या हो जाएगा, 32 पचे 160, 160 में 12 ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 172 हो जाएगा, 172। यानी यहां से हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 1728 रुपया। यानी ब्याज के रूप में कितना दिया होगा, 1728 रुपया दिया होगा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया एक संख्या को 114 से भाग करने पर 21 शेषफल बचता है, यदि उसी संख्या को 19 से भाग किया जाए तो शेषफल क्या बचेगा। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक संख्या, हमने संख्या को n मान लिया, एक संख्या को 114 से भाग करने पे शेषफल क्या बच रहा है, 21 बच रहा है। तो हमसे पूछ रहा है कि उसी संख्या को 19 से भाग करने पे, यानी n को ही अगर 19 से भाग किया जाए तो शेषफल क्या बचेगा, हमसे ये पूछ रहा है। तो देखिए हम यहाँ n का वैल्यू कुछ लेके भी बना सकते हैं और बिना वैल्यू लिए भी बना सकते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले ये देखेंगे कि हम सबसे पहले क्या से भाग दे रहे थे, 114 से, और उसके बाद हम 19 से भाग दे रहे हैं। तो हम ये देखेंगे कि 114 जो है 19 से विभाजित हो रहा है कि नहीं। तो देखिए 114 जो है 19 से विभाजित हो जाएगा, 19 में हम 6 से गुना करेंगे, हमारा क्या हो जाएगा, 114 हो जाएगा। यानी 114 19 से विभाजित हो रहा है। तो देखिए हमें यहाँ संख्या मानने की जरूरत नहीं है, हम क्या करेंगे, जो हमारा शेष बच रहा था 114 से भाग देने के बाद, हम उस शेष में 19 से भाग देंगे और जो हमारा शेष बचेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहां हम 21 को हम भाग देंगे 19 से, तो ये एक बार में जाएगा, यहां से हमारा शेष क्या बच जाएगा, 2 बच जाएगा, यहां से शेष क्या बच जाएगा, 2 बच जाएगा। यानी हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 2 निकल के आ गया। अब देखिए हम एक बार संख्या लेके भी बना लेते हैं। देखिए हम संख्या ले लेते हैं, हम यहां संख्या क्या ले ले, 114 प्लस 21 ले लेते हैं। 114 प्लस 21 क्या हो जाएगा, 135 हो जाएगा। अब देखिए 135 को जब हम 114 से भाग देंगे तो ये एक बार में जाएगा, हम इसमें से 114 माइनस करेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 21, यानी शेष क्या बच गया, 21 बच गया। तो हमसे क्वेश्चन में बोल रहा है कि उसी संख्या को जब 19 से भाग दिया जाए, यानी हम 135 को ही 19 से भाग देंगे तो हमारा शेष क्या बचेगा, हमसे वो पूछ रहा है। तो देखिए 135 जो है 19 से ये 7 बार में जाएगा, 19 सत्ते क्या होता है 133, हम इसमें से 133 माइनस करेंगे, हमारा शेष क्या बच जाएगा, 2 बच जाएगा। यानी यहां से भी हमारा शेष क्या निकल के आ गया, 2 निकल के आ गया। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 2 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है यदि 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल 120 है तो उन संख्याओं का योगफल क्या होगा। हमें क्या निकालना है, तीनों क्रमागत संख्या का योगफल निकालना है। तो हमें सबसे पहले तीनों क्रमागत संख्या निकालना पड़ेगा। अब देखिए हमें क्वेश्चन में गुणनफल क्या दिया हुआ है, हमें गुणनफल दिया हुआ है 120। तो हम सबसे पहले 120 का फैक्टर करेंगे। 120 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5 हो जाएगा। 2 गुने 2 4, 4 दूनी 8, 8 3 के 24, 24 पचे क्या हो जाएगा 120 हो जाएगा। अब देखिए हम यहां से 3 क्रमागत संख्या बनाएंगे।
तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 2 गुने 2 करेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। 2 गुने 3 करेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। और यहां हमारा क्या बच गया, एक 5 बच गया। अब देखिए यहां से हमारा 3 क्रमागत संख्या निकल के आ गया। 3 क्रमागत संख्या हमारा क्या निकल के आ गया, 4 गुने 5 गुने 6। 4 गुने 5 क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 20। 20 गुने 6 क्या हो जाएगा 120। यानी 3 क्रमागत संख्या का गुणनफल हमारा क्या निकल के आ गया 120। यानी तीनों क्रमागत संख्या हमें पता चल गया। तो हमसे पूछ के आ रहा है तीनों क्रमागत संख्या का योगफल पूछ रहा है। यानी हमसे पूछ रहा है 4 + 5 + 6। यानी यहां से हमारा क्या हो जाएगा, हम इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 15। यानी हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 15 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन दिया है एक वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य में 10:11 का अनुपात है तो लाभ प्रतिशत क्या है। हमें क्या निकालना, लाभ प्रतिशत निकालना है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में सीपी और एसपी का हमें रेशियो दिया हुआ है। सीपी और एसपी का हमें रेशियो क्या दिया हुआ है, 10:11 दिया हुआ है। तो देखिए हमने मान लिया कि उस वस्तु का सीपी 10 यूनिट होगा तो एसपी कितना होगा, 11 यूनिट। यानी यहां लाभ कितने का हो रहा है, यहां लाभ हो रहा है 1 यूनिट का। अब देखिए हम लाभ या हानि किस पे काउंट करते हैं, सीपी पे यानी क्रय मूल्य पे काउंट करते हैं। तो देखिए 1 यूनिट का लाभ हो रहा है किस पे, 10 पे, गुने हम 100 करेंगे तो यहां से हमारा क्या निकल के आ जाएगा, लाभ प्रतिशत निकल के आ जाएगा। देखिए 1 0 से हमारा 1 0 कट जाएगा, यहां से हमारा लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा 10%। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 10% निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर क्लास अच्छा लगे तो क्लास को लाइक करिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए बाय बाय।